Estimate the fraction of molecular volume to the actual volume occupied by oxygen gas at STP. Take the diameter of an oxygen molecule to be 3 angstrom. तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम को टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द मॉलिक्यूल्स से रेशो लेना है। तो यहाँ पर दोनों टर्म्स में फ़र्क क्या है वो समझ लेते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल का रेडियस हम r एज्यूम कर लें तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट विल बी इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। अगर डायमीटर की फॉर्म में दे रखा है तो 4/3 पाई डायमीटर का हाफ लेंगे रेडियस और उसका क्यूब। अब एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड जो है उसके लिए आपको ध्यान रखना होगा कि गैस के मॉलिक्यूल्स जो हैं जितनी भी वॉल्यूम अवेलेबल होती है उसमें फैल जाते हैं और उसमें एम्प्टी स्पेसेस भी काउंट होती हैं। तो यहाँ पर एक्चुअल वॉल्यूम के कैलकुलेशंस में जो मॉलिक्यूल्स ने जगह घेर रखी है और उसके साथ साथ जो एम्प्टी स्पेसेस होती हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में उसको भी हम काउंट में लेते हैं। उसकी कैलकुलेशंस के लिए आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT यूज़ की जा सकती है, जिसके हिसाब से STP की कंडीशंस अगर हमें दे रखी हूँ, यहाँ पर STP की कंडीशंस में प्रेशर को 1 atm और टेम्परेचर को हम 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन ले लेते हैं। तो उस सिचुएशन में 1 मोल ऑफ अ गैस, कोई भी गैस हो, 1 मोल ऑफ अ गैस इट ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर्स। तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल ऑफ अ गैस 22.4 लीटर्स के बराबर आ जाती है। तो ये वॉल्यूम जो है वो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम की जो टोटल वैल्यू आएगी 1 मोल के लिए उससे ज़्यादा आती है 22.4 की वैल्यू। तो इन दोनों टर्म्स का रेशो हमें लेना है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अगर 1 मोल गैस के लिए ये पर्टिकुलर वॉल्यूम हमने निकाल ली है तो 1 मोल जो मॉलिक्यूल्स की क्वांटिटी लेकर उनकी वॉल्यूम हम निकाल लेंगे। तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम निकालेंगे फॉर 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स, 1 मोल ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स के लिए ये कैलकुलेशन करनी है। तो 4/3 पाई d/2 का क्यूब जो है ये तो एक मॉलिक्यूल की वॉल्यूम आ जाएगी, इसको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 मोल पार्टिकल्स के लिए कैलकुलेशन करी जाएगी। और 1 मोल पार्टिकल्स जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे 22.4 लीटर, उसको SI यूनिट्स में हम लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा 22.4 × 10⁻³ मीटर क्यूब। और दूसरी कैलकुलेशन यहाँ पर हमें करनी है मॉलिक्यूलर वॉल्यूम की, उसमें 4/3 पाई की टर्म 3.14 ले लेंगे। इसमें डायमीटर जो है 3 एंगस्ट्रम दे रखा है तो रेडियस की वैल्यू हो जाती है 1.5 × 10⁻10 मीटर्स के बराबर। तो 1.5 × 10⁻10 की टर्म का क्यूब ले लेंगे और एवोगैड्रोस नंबर 6.022 × 10⁻23 का फैक्टर भी हमारे पास आएगा। फर्दर यहाँ पर अब ये जो टर्म है इसको हमें सॉल्व करना होगा। कैलकुलेशंस आप करके देख सकते हैं। इसमें 4 की टर्म इंटू 3.14 इंटू 1.5 का क्यूब इंटू 6.022, ये सब टर्म्स को आप सॉल्व करते हैं तो 85.1 हमारी वैल्यू आ जाएगी और उसके साथ में फैक्टर आ जाता है 10⁻⁻7 का। ये कैलकुलेशन SI यूनिट्स में की गई है तो मीटर क्यूब हमारी वैल्यू आएगी। 10⁻⁻10 का क्यूब -30 हो जाएगा, प्लस 23 मिलके बचेगा -7। बाकी टर्म्स को आप ये इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर यहाँ पर अब अगर हम रेशो लेंगे तो मॉलिक्यूलर वॉल्यूम की वैल्यू आएगी मॉलिक्यूलर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक्चुअल वॉल्यूम। दोनों वॉल्यूम्स जो हैं वो 1 मोल पार्टिकल्स के लिए हमने सॉल्व की हैं। मॉलिक्यूलर वॉल्यूम 85.1 × 10⁻⁻7 और डिनोमिनेटर में एक्चुअल वॉल्यूम 22.4 × 10⁻³ यूनिट्स भी ऊपर नीचे सेम। तो यहाँ से ये रेशो ले लेंगे, 85.1 अपॉन 22.4 को सॉल्व करेंगे 3.8 के करीब वैल्यू आएगी और साथ में 10 की पावर का फैक्टर बचेगा -4। -7 की टर्म थी, नीचे से -3 ऊपर आके +3 हो जाती है तो दिस बिकम्स -4। तो अगर राउंड ऑफ कर दें हम इसको 3.8 की टर्म को तो नियर अबाउट 4 × 10⁻⁻4 का रेशो हमारा आएगा। दिस वॉज द रिक्वायर्ड आंसर। Molar volume is the volume occupied by 1 mole of any ideal gas at standard temperature and pressure. STP की conditions बताई गई हैं, 1 atmospheric pressure and 0 डिग्री सेल्सियस। Show that it is 22.4 लीटर्स। तो किसी भी आइडियल गैस के लिए 1 मोल गैस की वॉल्यूम वो कितनी ऑक्यूपाई करेगी ये हमें डिस्कस करना है। तो इसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन हम यूज़ कर सकते हैं PV = nRT। यहाँ पर सभी क्वांटिटीज़ को एनालाइज करेंगे। प्रेशर की टर्म जो है वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमें दिया हुआ है। उसके साथ साथ वॉल्यूम की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। n की वैल्यू हम लेंगे 1 मोल। ठीक, 1 मोल के लिए हमें वॉल्यूम की वैल्यू को शो करके दिखाना है। टेम्परेचर T जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे केल्विन स्केल में 273 केल्विन हम लेंगे। आइडियल गैस इक्वेशन में टेम्परेचर शुड बी एक्सप्रेस्ड इन केल्विन स्केल।
और उसके साथ साथ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R जो है उसकी वैल्यू हम लेंगे 0.0821 लीटर ATM पर मोल केल्विन। तो R की वैल्यू जो है अलग अलग यूनिट सिस्टम में अलग तरीके से ली जा सकती है। SI यूनिट्स में 8.314 जूल पर मोल केल्विन इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर ये यूनिट सिस्टम मैंने इसलिए चूज़ किया है कि R की यूनिट्स में लीटर ATM डिवाइडेड बाय मोल केल्विन की टर्म है। तो क्वांटिटी को हम मोल में डिस्कस कर रहे हैं, टेम्परेचर को केल्विन में डिस्कस कर रहे हैं, प्रेशर को हम ATM में लेंगे और उससे वॉल्यूम की वैल्यू लीटर में आएगी। तो R की यूनिट्स जो है उससे हमें आइडिया लगेगा कि कौन सी टर्म यहाँ पर किस यूनिट में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, प्रेशर की वैल्यू ATM में रखेंगे, वॉल्यूम लीटर में आएगी, नंबर ऑफ मोल्स 1 हमें रखने हैं और R की वैल्यू यूज़ करेंगे 0.081 लीटर ATM पर मोल केल्विन। टेम्परेचर जो है दैट इज़ 273 केल्विन। ये कैलकुलेशंस आप कर लेंगे, इससे V की वैल्यू आ जाएगी 0.0821 इंटू 273। बाकी टर्म्स तो 1 की आ गई हैं तो उनको कैलकुलेशंस करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर आएगा हमारा लीटर्स में। तो ये कैलकुलेशंस करके आप चेक कर लेंगे, 0.0821 मल्टीप्लाइड बाई 273, 362463 की पहली सीरीज़ आ गई है, 7 14 57 दूसरी सीरीज़, और थर्ड लाइन में देयर इज़ 2 4 एंड 16, 3 6 7 13 11 11 12 14 12 1। तो ये यहाँ पर 4 डेसिमल हमें पुट करने हैं, तो रिज़ल्ट आ जाएगा, अगर मैं लास्ट की 3 डिजिट्स को ड्रॉप कर दूँ, राउंड ऑफ कर दूँ, तो 22.4 लीटर्स के बराबर हमारा आंसर आ जाएगा। यही हमें शो करना था, दिस वॉज द रिक्वायर्ड डिस्कशन। फिगर 0.8 shows plot of PV by T versus P for 1 into 10 to the power -3 kg of oxygen gas at 2 different temperatures। क्वेश्चन में डायग्राम दे रखा है जिसमें y एक्सिस पे PV by T की क्वांटिटी और उसका वेरिएशन x एक्सिस पे प्रेशर के साथ डिस्कस किया गया है। What does the dotted plot signify? तो इस ग्राफ में यहाँ पर एक डॉटेड लाइन आप देख सकते हैं जो कि प्रेशर के एक्सिस के पैरेलल दे रखी है। ये डॉटेड लाइन क्या सिग्निफाई करती है हमें बताना है। तो आइडियल गैसेस के लिए इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT वैलिड होती है। यहाँ पर P इज़ द प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल, R इज़ द यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T इज़ द टेम्परेचर इन केल्विन स्केल। तो PV बाई T की टर्म्स को अगर हम अलग कर लेते हैं तो PV बाई T की वैल्यू हो जाती है NR के बराबर। तो आइडियल गैस के लिए PV बाई T की वैल्यू NR के बराबर होती है। अगर क्वांटिटी फिक्स्ड है, पर्टिकुलर नंबर ऑफ मोल्स गैस के दे रखे हैं, तो NR की वैल्यू फिक्स हो जाएगी और इसीलिए PV बाई T की टर्म हो जाएगी कांस्टेंट। और PV बाई T की टर्म को अगर आप प्रेशर या वॉल्यूम किसी के साथ भी उसका वेरिएशन स्टडी करोगे तो पूरी टर्म PV बाई T कांस्टेंट आएगी। तो इसीलिए ये ग्राफ इस तरीके से दिखाया गया है। तो ये आइडियल गैस की सिचुएशन में PV बाई T और P का ग्राफ शो किया गया है विद द हेल्प ऑफ अ डॉटेड लाइन। और इसमें आप नोट कर सकते हैं कि रियल गैसेस जो हैं वहाँ पर थोड़ा सा डिविएशन आ जाता है आइडियल गैस बिहेवियर से। तो ये दोनों ब्लू कलर की लाइंस जो हैं दीज रेफर टू रियल गैस बिहेवियर। तो ऑक्सीजन गैस का जो बिहेवियर है वो आइडियल गैस के कंपैरिजन में थोड़ा डिविएट होता है, उसको इस ग्राफ में शो किया गया है। अब दूसरा पार्ट जो पूछा गया है विच इज़ ट्रू, टेम्परेचर 1 ज़्यादा है या 2 ज़्यादा है। तो इसमें आप ध्यान देंगे कि प्रेशर जितना कम हो और टेम्परेचर जितना ज़्यादा हो उतना ही रियल गैस का बिहेवियर आइडियल गैस बिहेवियर से मैच करता है। तो आप नोट करेंगे यहाँ पर प्रेशर के एक्सिस में राइट की तरफ प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो ओरिजिन के पास के जो पॉइंट्स हैं वहाँ पर प्रेशर की वैल्यू लो होगी और लो प्रेशर की सिमिलर वैल्यूज़ पर टेम्परेचर जितना हाई होगा उतना ही आइडियल गैस बिहेवियर के पास रियल गैस का बिहेवियर आएगा। तो T1 वाला जो ग्राफ है वो ऊपर दे रखा है, इट इज़ वेरी नियर टू द आइडियल गैस ग्राफ। और उसी प्रेशर की वैल्यू पे दूसरा ग्राफ जो है उसमें वैल्यू PV बाई T की थोड़ी सी डिफरेंट आ रही है एज़ कम्पेयर टू द आइडियल गैस वैल्यू। तो यहाँ से हम देख सकते हैं जो ग्राफ डॉटेड लाइन के नज़दीक है T1 वाला ग्राफ, उस केस में टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा आएगी। तो यहाँ से हम देखेंगे टेम्परेचर T1 इज़ ग्रेटर दैन T2। तो प्रेशर की एक कोई वैल्यू फिक्स कर लेंगे P0, जहाँ पर प्रेशर की वैल्यू हम लो रख रहे हैं। उस केस में दोनों ग्राफ जो हैं वो डॉटेड लाइन के नज़दीक हैं। जो ग्राफ ज़्यादा नियर होगा उस केस में टेम्परेचर की वैल्यू ज़्यादा आएगी। थर्ड पार्ट, what is the value of PV by T where the curves meet on the axis? तो एक्सिस पे ये जो सभी कर्व हैं ये यहाँ पर मीट कर रहे हैं जहाँ पर प्रेशर की वैल्यू 0 को अप्रोच कर जाती है।
इस सिचुएशन में आइडियल गैस और रियल गैस की कैलकुलेशंस PV/T की सेम आएंगी, और वो मैं डिस्कस कर चुका हूँ। PV/T की वैल्यू होती है NR के बराबर। तो जो यहाँ पर मास दे रखा है ऑक्सीजन गैस का, उससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे और NR की टर्म हमें सॉल्व करनी है। वाई एक्सिस पे PV/T की वैल्यू आइडियल केस में NR के बराबर आ जाती है। नंबर ऑफ मोल्स किस तरीके से आएंगे, यहाँ पर 1 × 10⁻³ kg ऑक्सीजन गैस हमें दे रखी है। नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास ऑफ सैंपल अपॉन मोलर मास। मोलर मास ऑक्सीजन गैस के लिए यहाँ पर डिस्कस किया गया है। अगर एक मॉलिक्यूल का मास 32 U है तो एक मोल का मास हो जाता है 32 ग्राम्स। तो m0 जो है वो ऑक्सीजन के लिए 32 ग्राम्स पर मोल हो जाएगा। अगर ऐसा ही यूनिट्स में आप लिखेंगे तो 32 × 10⁻³ किलोग्राम पर मोल, इसको हम सब्सटीट्यूट करेंगे। केमिस्ट्री की कैलकुलेशंस में मास ऑफ सैंपल भी हम ग्राम में लेते थे, m0 को भी हम ग्राम में लेते थे। यहाँ पर मास सैंपल का kg में दे रखा है, तो m0 की वैल्यू को भी kg के पॉइंट ऑफ व्यू से 32 × 10⁻³ kg पर मोल हम लेंगे। तो इससे नंबर ऑफ मोल्स में 10⁻³ की टर्म ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे 1/32 के बराबर। यहाँ से NR की वैल्यू डाल देंगे, N की वैल्यू 1/32 आ गई है और R की वैल्यू होती है SI यूनिट्स में 8.31 जूल पर मोल केल्विन। तो मोल्स की क्वांटिटी को जूल पर मोल केल्विन से मल्टीप्लाई किया है, इसीलिए NR की वैल्यू जूल पर केल्विन में आ जाएगी। ये आप खुद से भी करके देख सकते हैं, और यहाँ पर ये मेंशन भी किया हुआ है PV/T की वैल्यू जो कि NR के बराबर होती है, उसकी यूनिट होगी जूल पर केल्विन। तो ये कैलकुलेशन आप कर लेंगे। 8.31 की टर्म को हमें 32 से डिवाइड करना है। दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू 0.26। थर्ड पार्ट भी सोल्व हो गया है। फोर्थ पार्ट देखते हैं। इफ़ वी ऑब्टेन सिमिलर प्लॉट्स फॉर 1 × 10⁻³ kg ऑफ हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन गैस हमें डिस्कस करनी है, विच इज H2 गैस। वुड वी गेट द सेम वैल्यू ऑफ PV/T एट द पॉइंट वेयर द कर्व्स मीट। तो जहाँ पर PV/T की वैल्यू हमें निकालनी होती है, ये जो ग्राफ मीट करते हैं, ये वैल्यू आइडियल वैल्यू से मैच करती है। तो डी पार्ट में PV/T की वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ मोल्स, इस बार हमें हाइड्रोजन गैस के लेने पड़ेंगे, मल्टीप्लाइड बाय यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R। नंबर ऑफ मोल्स हाइड्रोजन के अलग आने वाले हैं। यहाँ पे मास ऑफ सैंपल आप नोट करोगे सेम दे रखा है, लेकिन नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू में मोलर मास का फैक्टर भी आता है। तो नंबर ऑफ मोल्स H2 गैस के जब आप निकालेंगे तो मास ऑफ सैंपल 1 × 10⁻³ kg लेंगे, डिवाइडेड बाय H2 का मोलर मास यहाँ देख लेते हैं। एक मॉलिक्यूल का मास 2.02 U दे रखा है, तो एक मोल का मास 2.02 ग्राम हो जाएगा, जिसको हम 2.02 × 10⁻³ किलोग्राम पर मोल ले सकते हैं। ठीक, यूनिट मास की किलोग्राम आएगी और मोलर मास की आएगी kg पर मोल। तो इसमें आप नोट करेंगे पहली टर्म जो 1/32 के बराबर आई थी, इस बार वो 1/2.02 के बराबर आई है, साथ में 8.314 का फैक्टर दे रखा है। तो जो पहले केस में PV/T की वैल्यू आई थी वो इससे मैच नहीं कर रही है। दिस इज नॉट इक्वल टू PV/T की वैल्यू फॉर O2 सैंपल। आगे देखते हैं। इफ नॉट, तो ये तो नॉट इक्वल तो आ ही चुका है, और उसके आगे अब हमें डिस्कस करना है। इफ नॉट, व्हाट मास ऑफ हाइड्रोजन यील्ड्स द सेम वैल्यू ऑफ PV/T। तो गिवन सैंपल के बजाय क्या मास हाइड्रोजन का हमें लेना होगा सच दैट जो पहले की कैलकुलेशंस की थी उसके हिसाब से PV/T की वैल्यू दोनों केसेस में सेम आ जाए। तो PV/T की वैल्यू हाइड्रोजन के लिए शुड बी इक्वल टू PV/T की वैल्यू ऑक्सीजन के सैंपल के लिए, और ये दोनों वैल्यू n के बराबर आ जाती हैं। तो n ऑफ हाइड्रोजन इंटू R शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इंटू R की टर्म दोनों तरफ कैंसिल कर देंगे, नंबर ऑफ मोल्स को हमें इक्वेट करना है। तो हाइड्रोजन का मास x ले लेते हैं हम, डिवाइडेड बाय उसका मोलर मास आ जाएगा 2.02 × 10⁻³ kg पर मोल। दूसरी तरफ ऑक्सीजन का जो सैंपल था उसके नंबर ऑफ मोल्स हमने निकाले थे, वो थे 1 × 10⁻³ kg सैंपल ऑफ का मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास 32 × 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। यूनिट्स में बड़ा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, दोनों तरफ यूनिट्स हमें सेम रखनी है। इससे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.02 की टर्म दूसरी तरफ ले जाते हैं, तो 10⁻³ की टर्म्स तो मैं ऊपर नीचे कैंसिल कर रहा हूँ। 2.02 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय 32। आप देखेंगे 2.02 और 10⁻³ को मैं राइट हैंड साइड न्यूमरेटर में ले गया हूँ। राइट हैंड साइड में ऑलरेडी ऊपर नीचे की टर्म मैंने क्रॉस आउट कर दी थी, 1/32 की टर्म बची हुई थी। तो इतना पार्ट जो है इसको आप आगे फर्दर सॉल्व कर लेंगे। 2.02 को हमें 32 से डिवाइड करना है।
ये वैल्यू फाइनली सॉल्व करके आएगी 6.3 इंटू 10⁻⁻5 kg के बराबर। 10⁻³ की टर्म पहले से 2.02 को आप कैसे लिख सकते हो, इसको लिख दो 202 डिवाइडेड बाय 32। तो डेसिमल को मैंने 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट कर दिया है, तो 10⁻⁻5 आ जाएगा इंस्टेड ऑफ -3। 2 की पावर -2 के फैक्टर से चेंज हो जाएगी, जो कि डेसिमल को 2 प्लेसेस मैंने राइट में शिफ्ट किया है। तो 202/32 की टर्म को आप सॉल्व कर सकते हैं, नियर अबाउट 6.3 इसकी वैल्यू आएगी। तो दिस इज द मास ऑफ हाइड्रोजन गैस दैट विल गिव अस द सेम वैल्यू ऑफ PV/T विच वाज सॉल्व्ड इन पार्ट C ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से सभी पार्ट्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। दीज वर द करेक्ट आंसर्स। An oxygen cylinder of volume 30 liters has an initial gauge pressure of 15 atm and a temperature of 27 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस का सैंपल हमें क्लोज्ड सिलेंडर में दिया हुआ है, उससे एसोसिएटेड सारा डेटा नोट कर लेंगे। क्वेश्चन के एंड में आप नोट करेंगे कि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन दी हुई है। तो अलग अलग यूनिट सिस्टम में इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो हम ध्यान रख सकते हैं। इस पर्टिकुलर केस में चूँकि SI यूनिट्स में R की वैल्यू दी हुई है, तो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सभी टर्म्स को हम SI यूनिट्स में ही डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर अगर ऑक्सीजन गैस का मॉलिक्यूलर मास 32U दे रखा है, तो ऑक्सीजन गैस के लिए मोलर मास जो है वो हम m0 की वैल्यू O2 के लिए लिखेंगे 32 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स पर मोल। केमिस्ट्री में ग्राम्स पर मोल में यूजुअली हम डिस्कस करते थे, तो 32 ग्राम्स पर मोल हो जाएगा। यहाँ पर SI यूनिट्स में हम लिख रहे हैं। इसके साथ साथ इनिशियल डेटा नोट करते हैं। इनिशियल वॉल्यूम जो है V1, उसकी वैल्यू 30 लीटर्स है। तो 30 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, इसको मैं लिखूंगा, लीटर्स को मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर रहा हूँ। टेम्परेचर हमें आइडियल गैस इक्वेशन में किसी भी केस में केल्विन में एक्सप्रेस करना होता है। तो 27 डिग्री सेल्सियस को प्लस 273 करके 300 केल्विन हम लिख लेंगे। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस क्वेश्चन में ध्यान रखने की है, यहाँ पर गेज प्रेशर दिया हुआ है। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स चैप्टर में हमने पढ़ा है कि गेज प्रेशर की वो वैल्यू होती है विच इज़ अबव द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक, तो यहाँ पर टोटल प्रेशर अगर आपको डिस्कस करना हो, तो टोटल प्रेशर हो जाता है गेज प्रेशर प्लस PATM। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो यहाँ अगर टोटल प्रेशर की वैल्यू x है, तो गेज प्रेशर की वैल्यू उससे 1 atm कम होती है। तो यहाँ पर गेज प्रेशर की वैल्यू हमें दे रखी थी। तो इसीलिए गैस का प्रेशर जब मैं लिखूँगा तो 15 atm नहीं लिखूँगा, 15 + 1। टोटल प्रेशर जो होगा वो गेज प्रेशर प्लस 1 atm होता है। ठीक, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी। यहाँ से टोटल प्रेशर इनिशियल आ गया 16 atm के बराबर। फर्दर इसको ऐसे यूनिट्स में लिखेंगे 16 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 atm को SI यूनिट्स में ये जो फैक्टर है, ये मैंने टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू दे दी है। कुछ नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली रहे होंगे जो कि अभी इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में नहीं बताए गए हैं। आगे देखते हैं। आफ्टर सम ऑक्सीजन इज विड्रॉन। तो सिलेंडर वही है, टोटल वॉल्यूम वही रहेगी, लेकिन उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को हमने विड्रॉ कर लिया है। तो फाइनल नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो अलग आने वाले हैं। N2 की वैल्यू जो है वो डिफरेंट होएगी N1 से। वॉल्यूम विल रिमेन द सेम, क्योंकि सेम सिलेंडर है, उसकी वॉल्यूम हमने चेंज नहीं की है। उसी के अंदर जो बची हुई गैस रहेगी उसको हम एनालाइज करेंगे। द गेज प्रेशर ड्रॉप्स टू 11 atm। तो गेज प्रेशर की नई वैल्यू 11 atm आई है। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखने की चीज़ क्या है, फाइनल प्रेशर की वैल्यू गेज प्रेशर की वैल्यू से 1 atm ज़्यादा होगी। गेज प्रेशर की मेजरमेंट के दौरान जो रीडिंग मिलती है वो वैल्यू ऑफ प्रेशर होती है अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर के प्रेशर से फर्दर कितना ज़्यादा प्रेशर है उसको गेज प्रेशर बोलते हैं। तो गेज प्रेशर की वैल्यू 11 है, तो एक्चुअल प्रेशर टोटल जो है वो 12 atm के बराबर आएगा, जिसको अगेन SI यूनिट्स में कन्वर्ट कर लेंगे। 12 इंटू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और फर्दर टेम्परेचर का भी चेंज हुआ है। टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 17 डिग्री सेल्सियस। तो फाइनल टेम्परेचर की वैल्यू 17 + 273 290 केल्विन के बराबर आ जाएगी। क्वेश्चन में पूछा गया एस्टिमेट द मास ऑफ ऑक्सीजन टेकन आउट ऑफ द सिलेंडर। तो कितना मास हमने निकाला है वो हमें सॉल्व करना होगा। आइडियल गैस इक्वेशन PV = nRT हम अप्लाई करेंगे। उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है ध्यान रखने की कि नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास पहले आएंगे और नंबर ऑफ मोल्स से मोलर मास की टर्म को मिलाकर मास ऑफ सैंपल हम निकाल सकते हैं।
वो रिजल्ट भी मैं लिखता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं मास ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो अगर हमें मास ऑफ सैंपल चाहिए स्मॉल m, तो नंबर ऑफ मोल्स को मोलर मास की टर्म से भी फर्दर मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स जो थे, पी वी इक्वल टू एन आर टी इक्वेशन हम अप्लाई करना चालू करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली आ जाएंगे पी वी बाय आर टी के बराबर फर्स्ट डेटा के लिए, ठीक है। पूरे वे ब्रैकेट लगाकर मैं सबस्क्रिप्ट में 1 लिख रहा हूँ, इसका मतलब है पी वी बाय आर टी की सारी वैल्यूज़ फर्स्ट डेटा के हिसाब से। और अगर इनिशियल मास ऑफ सैंपल हमें चाहिए तो पी वी बाय आर टी की वैल्यूज़ जो आएंगी फर्स्ट डेटा के हिसाब से P1 V1 अपॉन RT1, उनको मोलर मास के फैक्टर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि ऑक्सीजन के लिए 32 इंटू 10⁻³ किलोग्राम्स पर मोल होता है। फाइनल वैल्यूज़ जो है N2 की आएंगी, उसमें फाइनल वैल्यूज़ यूज़ करनी पड़ेंगी P2 V2 अपॉन RT2। और अगर मास फाइनल निकालना है तो उसमें m0 का फैक्टर आ जाएगा, m0 विल रिमेन द सेम, वो गैस के ऊपर डिपेंड करता है। तो ऑक्सीजन के लिए जो भी वैल्यू आएगी वो हम पुट करेंगे। यहाँ पर हमें पूछा गया है मास टेकन आउट, तो इनिशियल मास में से फाइनल मास को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो जो मास निकाल लिया गया है, जो लॉस हुआ है मास का, वो हमारे पास आ जाएगा। तो डेल्टा m लॉस में निकाल रहा हूँ, यानी कि इनिशियल वैल्यू इज़ मोर देन फाइनल वैल्यू, तो m1 माइनस m2 की वैल्यू हमें इस क्वेश्चन में पूछी गई है। तो ये वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना चालू कर देंगे डेल्टा m लॉस की वैल्यू में। इसमें P1 V1 बाय RT1 इंटू m0 माइनस फाइनल मास की वैल्यू P2 V2 बाय RT2 इंटू m0 यूज़ करनी है। V1 V2 की वैल्यू आप नोट करेंगे सेम है, तो वॉल्यूम की जो टर्म है V1 V2 उसको कॉमन बाहर निकाल लेंगे, m0 की टर्म कॉमन बाहर आ जाएगी, R की टर्म कॉमन बाहर आ जाएगी। तो डेल्टा m लॉस की कैलकुलेशन आगे फर्दर मैं सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें से वॉल्यूम की टर्म 30 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब, m0 की टर्म 32 इंटू 10⁻³ kg पर मोल। ये चीज़ इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे, SI यूनिट्स में कैलकुलेशन कर रहा हूँ मैं, मास का लॉस सीधा किलोग्राम में SI यूनिट्स में आ जाएगा। और डिनोमिनेटर की जो टर्म थी R की 8.314 जूल पर मोल केल्विन, उसको भी मैंने कॉमन ले लिया है। ब्रैकेट के अंदर बचेगा प्रेशर की टर्म और टेम्परेचर की टर्म, इनिशियल और फाइनल। प्रेशर की टर्म में भी आप नोट करेंगे 1.013 इंटू 10⁵ का फैक्टर कॉमन बाहर लिया जा सकता है। तो न्यूमरेटर में ही 1.013 इंटू 10⁵ को मैं कॉमन बाहर ले लेता हूँ। ब्रैकेट में पहला प्रेशर हमारे पास आ जाएगा, ये ब्रैकेट की टर्म को ठीक कर लेते हैं। पहला प्रेशर बचेगा हमारे पास 16, ध्यान रखेंगे 15 की वैल्यू नहीं पुट करनी है, वो गेज प्रेशर है, टोटल प्रेशर गेज प्रेशर से 1 ज़्यादा होता है। तो प्रेशर की वैल्यू में 16 बचेगा पहले में, और डिनोमिनेटर में टेम्परेचर बचेगा 300 T1, और माइनस के साइन के बाद फाइनल प्रेशर में 12 की टर्म बचेगी, बाकी टर्म तो मैंने कॉमन ले लिया, डिनोमिनेटर में बचेगा 290। तो इस तरीके से हमारा रिजल्ट आएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था गेज प्रेशर को कन्वर्ट करने का। फर्दर कैलकुलेशन करेंगे, डेल्टा m लॉस की वैल्यू आएगी, इसमें से सारी टर्म्स को जो कॉमन आ चुकी हैं उनको इकट्ठा करना चालू कर देते हैं। 30, 32, 1.013 अपॉन 8.31, ये सब टर्म्स अलग हो गई। 10 की पावर्स -3 और 5 को मिलाओगे तो 10 की पावर -1 बचेगा। फर्दर 300 और 290 की टर्म डिनोमिनेटर में है, तो कॉमन मल्टीपल इनका 300 इंटू 290 ले लेते हैं। पहली टर्म बचेगी 16 इंटू 290, माइनस के बाद दूसरी टर्म बचेगी 12 इंटू 300। ये वैल्यूज़ को भी आप फर्दर सॉल्व कर लेंगे। इसमें जो रिज़ल्ट आएगा, ये जो 16 इंटू 290 और 12 इंटू 300 की ब्रैकेट की टर्म है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। 16 इंटू 290 की वैल्यू आ जाती है 4640, और 12 इंटू 300 आएगी 3600, तो 1040 की टर्म, ये मैं पूरी को क्रॉस आउट करके 1040 लिख रहा हूँ। अब ये सारी मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स आप करके देख लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 0.14 kg के बराबर। इनिशियल मास की वैल्यू ज़्यादा है, फाइनल की कम है, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वाज रिमूव्ड, और इसकी वैल्यू 0.14 kg आ गई है। दिस वाज द करेक्ट आंसर। एन एयर बबल ऑफ वॉल्यूम 1 cm³ rises from the bottom of a lake 40 meters deep at a temperature of 12 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर रेफरेंस के लिए डायग्राम बना लेते हैं जिसमें बॉटम ऑफ द लेक से बबल ऊपर की तरफ आ रहा है। तो ऊपर ये जो है सरफेस में बना रहा हूँ लेक का, यहाँ पर देयर इज़ अ लेक जिसमें पानी है अप टू अ डेप्थ ऑफ 40 मीटर्स। तो हाइट की वैल्यू जो है सरफेस से नीचे तक, दिस इज़ इक्वल टू 40 मीटर्स। इसके बॉटम पर हमें एक एयर बबल दिया हुआ है, और एयर बबल की वॉल्यूम जो है, ये जब बॉटम पर बबल था तो इसको सिचुएशन 1 में ले लेता हूँ।
तो इस सिचुएशन में वॉल्यूम 1 की वैल्यू मैं लिखूंगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। SI यूनिट्स में दिस विल बिकम 10 टू द पावर -6 मीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर में 10 की पावर -2 मीटर्स के बराबर होता है, तो उसका क्यूब करेंगे तो 10 की पावर -6 मीटर क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर टेम्परेचर की वैल्यू दे रखी है 12 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हमें केल्विन स्केल में एक्सप्रेस करना है। दिस इज इक्वल टू 285 केल्विन। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आइडियल गैस इक्वेशन जब भी हम अप्लाई करते हैं तो उसमें टेम्परेचर केल्विन में एक्सप्रेस किया जाना चाहिए। और उसके बाद प्रेशर की अगर मैं बात करूँ तो वाटर के डेप्थ के साथ साथ प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो ये जो बबल है सिचुएशन 1 में, उसका प्रेशर अगर हमें सॉल्व करना है तो दैट विल बी इक्वल टू प्रेशर एट द सरफेस प्लस रो जी एच। सरफेस से जितना डेप्थ नीचे आप जाते जाएंगे उतना प्रेशर की वैल्यू बढ़ जाएगी बाय एन अमाउंट ऑफ रो जी एच। तो ये वैल्यू जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर अब ये बबल ऊपर राइज करेगा एंड इट विल रीच द सरफेस। तो फाइनली ये सरफेस पर पहुँचेगा, उसको फाइनल सिचुएशन 2 हम ले लेंगे, वहाँ पर भी हमें यही सब वैल्यूज़ डिस्कस करनी होंगी। तो उस सिचुएशन में आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, टू व्हाट वॉल्यूम डज इट ग्रो। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे प्रेशर की वैल्यू कम होती जाएगी, वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ती जाएगी और बबल का साइज बड़ा होता जाएगा। व्हेन इट रीचेज द सरफेस, उस सिचुएशन में वॉल्यूम क्या होगी वो हमें सॉल्व करनी है, विच इज़ एट अ टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस। ऊपर आते जा रहे हैं तो प्रेशर कम होने के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। दोनों ही ऐसे फैक्टर हैं जिसकी वजह से वॉल्यूम की वैल्यू फॉर अ गिवन सैंपल ऑफ गैस बढ़ेगी। तो बबल का जो आउटर सरफेस है उसके अंदर एयर जो ट्रैप्ड है उसकी वैल्यू सेम रहेगी। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस दोनों बबल्स के केस में, अलग अलग साइज के बबल्स के केस में हम सेम लेंगे। तो ये जो बबल है जैसे जैसे ऊपर गया है उसकी वॉल्यूम की वैल्यू चेंज हमें सॉल्व करनी है। टोटल अमाउंट ऑफ एयर इन द बबल विल रिमेन द सेम। तो आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT दोनों सिचुएशंस में हम अप्लाई कर देंगे। nR की वैल्यू आ जाती है PV/T। चूँकि अमाउंट ऑफ गैस दोनों केसेस में फिक्स्ड है, इनिशियल सिचुएशन में भी फाइनल सिचुएशन में, और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा, तो PV/T की वैल्यू दोनों केसेस में सेम आ जाएगी। तो फाइनल और इनिशियल वैल्यू में P1 V1/T1 will be equal to P2 V2/T2 for same sample of gas। 2 के केस में वॉल्यूम की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। ये पूछा है टू व्हाट वॉल्यूम डज इट ग्रो, फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू बताएंगे। फाइनल टेम्परेचर T2 की वैल्यू 35 डिग्री सेल्सियस दे रखी है, 273 में इस टर्म को ऐड करेंगे और इससे 308 केल्विन स्केल में टेम्परेचर आ जाएगा। प्रेशर 2 जो है वो बबल चूँकि सरफेस पर पहुँच चुका है उस सिचुएशन में, तो सरफेस का प्रेशर हमें लेना है। P सरफेस की वैल्यू इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेक का सरफेस जो है वो एटमॉस्फेयर से बोलते हैं। P सरफेस की वैल्यू 1 atm के बराबर आ जाती है, विच कैन बी टेकन एज 1.01 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बहुत डिटेल में कैलकुलेशन अगर हमें करनी है तो 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 1 atm की वैल्यू होती है। अब P1 की वैल्यू भी साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेते हैं। उसके लिए रो जी एच की टर्म को हम एनालाइज करेंगे। P सरफेस तो हमने देख ही लिया। रो की वैल्यू, वाटर की लेक जो है उसके अंदर वाटर है, दैट इज़ द मेन फ्लूइड इन द लेक, तो डेंसिटी वाटर की लेंगे 1000 kg पर मीटर क्यूब SI यूनिट्स में। G की वैल्यू ले लेंगे 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर और H की वैल्यू 40 मीटर्स हमें दे रखी है। यहाँ से रो जी एच की वैल्यू आप सॉल्व कर लेंगे। दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 392 विद 30। 9.8 इंटू 40 392 हो जाएगा, उसको फर्दर 1000 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इसमें से P1 की वैल्यू अब सॉल्व भी कर लेते हैं। तो SI यूनिट्स में कैलकुलेशन की गई थी, तो 392,000 प्लस 101,325। तो रो जी एच के फैक्टर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ऐड कर रहा हूँ, ये टर्म हमारे पास आ जाएगी 493,225 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। P2 की वैल्यू सरफेस का प्रेशर है 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं बहुत डिटेल में वैल्यूज़ को पुट कर रहा हूँ, आप 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 लिख कर भी इस पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। आगे ये सभी वैल्यूज़ मैं इस पर्टिकुलर फार्मूला में डाल दूंगा। P1 की वैल्यू इस 1 में आप ध्यान देंगे बॉटम ऑफ द लेक का डेटा डालना है। P1 की वैल्यू 493325 में लूँगा। V1 की वैल्यू इनिशियली 10 की पावर -6 मीटर क्यूब दी हुई थी बॉटम ऑफ द लेक पे और टेम्परेचर 1 वाज 285। P2 V2 T2 फाइनल सरफेस की वैल्यूज़ हैं जिसमें फाइनल प्रेशर हो गया है कम सरफेस पर। फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू सॉल्व करनी है और फाइनल टेम्परेचर भी बढ़ गया है और उसकी वैल्यू आ गई है 308 केल्विन के बराबर। यहाँ से V2 की वैल्यू आप सॉल्व कर लीजिए 493325 10 की पावर -6 का फैक्टर और उसके साथ 308 दूसरी तरफ न्यूमरेटर में चला जाएगा। 285 की टर्म ऑलरेडी डिनोमिनेटर में थी, 101,325 भी दूसरी तरफ डिनोमिनेटर में चला जाएगा।
ये कैलकुलेशन आप करके चेक कर लेंगे। V2 की वैल्यू आएगी, इसमें ये जो रेशो आ जाता है दिस बिकम्स इक्वल टू 5.26 और साथ में 10⁻�6 का फैक्टर है मीटर क्यूब। इसमें लास्ट डिजिट को ड्रॉप अगर हम कर दें, राउंड ऑफ कर दें, तो 5.3 इंटू 10⁻�6 मीटर क्यूब हमारा आंसर आ जाएगा एंड दिस वॉज द करेक्ट आंसर। Estimate the total number of air molecules inclusive of oxygen, nitrogen, water vapor and other constituents in a room of capacity 25 meter cube at a temperature of 27 degree Celsius and 1 atm pressure। तो यहाँ पर रूम हमें दिया हुआ है, इसको एक कंटेनर की तरह हम ट्रीट करेंगे जिसकी वॉल्यूम है 25 मीटर क्यूब के बराबर। यहाँ पर रूम का जो प्रेशर है वो भी दिया हुआ है, दिस इज़ इक्वल टू 1 atm। SI यूनिट्स में इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन्स पर मीटर स्क्वायर। फर्दर रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है जिसको केल्विन में एक्सप्रेस करेंगे, 273 की टर्म ऐड कर देंगे तो 300 केल्विन टेम्परेचर आ जाएगा। और आइडियल गैसेस सभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को मानते हुए हम PV इज इक्वल टू NRT पूरे गैस का जो सैंपल है इंक्लूसिव ऑफ ऑल गैसेस उसके ऊपर ही अप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आ जाती है PV/RT के बराबर। और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर हमें काउंट करना हो तो नंबर ऑफ मोल्स को हम एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, मोल कॉन्सेप्ट में ये सब आपने पढ़ा होगा। तो PV/RT की टर्म से नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, उसको फर्दर एवोगैड्रो नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। सारा डेटा हमारे पास अवेलेबल है, वैल्यूज़ पुट करना चालू करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, P की टर्म 1.013 इंटू 10⁵, वॉल्यूम की टर्म, रूम की वॉल्यूम 25 मीटर क्यूब। SI यूनिट्स में सारी वैल्यू ले रहा हूँ, R की वैल्यू हम डालेंगे 8.314 जूल पर मोल केल्विन। तो R की वैल्यू 8.314 जूल पर मोल केल्विन, यहाँ पर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू यूज़ की है मैंने। टेम्परेचर 300 केल्विन था और ये पूरी टर्म जो है ये फर्दर एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये कैलकुलेशंस आप कर सकते हैं, 10 की पावर्स को आप कंबाइन करेंगे 10⁻28 हो जाएगा और ये जो बाकी की टर्म्स हैं 25, 1.013, 6.022, इन तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करके 8.314 और 300 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 0.061 इंटू 10⁻28, जिसको फर्दर साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखेंगे। अगर डेसिमल को 2 प्लेसेस राइट में शिफ्ट कर देते हैं 6.1 इंटू 10 की पावर में से 2 अमाउंट कम करनी होगी, 28 - 6 26 हो जाएगी। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन द गिवन सैंपल एंड इट वाज द करेक्ट आंसर। एस्टिमेट द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ अ हीलियम एटम एट। तो क्वेश्चन में 3 पार्ट्स हैं जिसमें अलग अलग टेम्परेचर्स दिए हुए हैं और उन टेम्परेचर्स पर हीलियम एटम की थर्मल एनर्जी की वैल्यूज़ हमें बतानी है, जिसके लिए हम रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं 3/2 kT। यहाँ पर ये जो K की टर्म है दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट को एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर देंगे तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी और टेम्परेचर को, जो भी एटम का टेम्परेचर है वो सब्स्टिट्यूट करना है केल्विन स्केल में। तो 1 बाय 1 सभी पार्ट्स में कैलकुलेशन करेंगे। पहला पार्ट जो है उसमें एनर्जी E1 की वैल्यू आ जाएगी 3/2 इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 SI यूनिट्स में। KB की वैल्यू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है तो 300 केल्विन उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। कैलकुलेशंस आप करके चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपका रिजल्ट आ जाएगा 6.2 इंटू 10⁻⁻21 जूल्स के बराबर। फिर सेकंड पार्ट देखते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो सन के सरफेस का टेम्परेचर 6000 केल्विन हमें यूज़ करना है। तो इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हीलियम एटम की जो थर्मल एनर्जी होगी दैट विल बी 3/2। फिर से K की टर्म वही है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और टेम्परेचर की वैल्यू आ जाएगी 6000। तो आप नोट करेंगे पहले और दूसरे पार्ट में टेम्परेचर में सिर्फ फ़र्क है। 300 की टर्म को फर्दर 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6000 केल्विन आ जाएगा। तो एनर्जी की वैल्यू में एक 20 का फैक्टर ऐड हो रहा है। कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि पिछला रिजल्ट अगर मालूम है तो उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अदरवाइज़ ये पूरी कैलकुलेशन करके आप चेक कर सकते हैं। यहाँ से जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी 1.24 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। इसके बाद थर्ड पार्ट अब देखते हैं लास्ट में। थर्ड पार्ट में टेम्परेचर जो है वो 10 मिलियन केल्विन का बताया गया है विच इज़ द कोर टेम्परेचर ऑफ अ स्टार। तो स्टार्स के कोर में बीचों बीच जो टेम्परेचर होता है वो हमें यूज़ करना है। थर्ड केस में E3 की वैल्यू आ जाएगी अगेन 3/2 का फैक्टर इंटू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 और 10 मिलियन है तो 10 इंटू मिलियन की टर्म होती है 10⁻6। तो 10 इंटू 10⁻6 केल्विन टेम्परेचर हमें दे रखा है।
ये कैलकुलेशंस भी कर लेंगे। 3 इंटू 1.38 डिवाइडेड बाई 2 की टर्म जो है वो आ जाती है 2.07, और 10 की पावर्स को कंबाइन करेंगे, 10 की पावर -23, 10 की पावर +6, 10 की पावर +1, इनको कंबाइन करते हैं 10 की पावर -16 बच जाता है। लास्ट डिजिट को अगर राउंड ऑफ कर दें हम तो 2.1 इंटू 10 टू द पावर -16 जूल ये वैल्यू हमारी आ जाएगी। तो तीनों पार्ट में थर्मल एनर्जी की वैल्यूज हमने सॉल्व कर ली हैं एंड दीज वर द करेक्ट आंसर्स। 3 वेसल्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी, 3 कंटेनर्स हैं जिनकी वॉल्यूम सेम है, V के बराबर ले लेते हैं, हैव गैसेज एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तीनों कंटेनर्स में जो गैस है उनका टेम्परेचर और प्रेशर की वैल्यूज़ भी सेम बता रखी हैं। द फर्स्ट वेसल कंटेन्स नियॉन विच इज़ अ मोनोएटॉमिक गैस। पहला जो कंटेनर है उसके अंदर नियॉन गैस हमें दी हुई है। द सेकेंड कंटेनर हैज़ क्लोरीन Cl2 गैस दे रखी है विच इज़ डायटोमिक, और थर्ड के अंदर है यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड विच इज़ अ पॉलीएटॉमिक गैस। तो तीसरे केस में UF6 गैस हमें दे रखी है। डू दी वेसल्स कंटेन इक्वल नंबर ऑफ रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल्स। तीनों कंटेनर्स जो हैं, तीनों वेसल्स में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होंगे या नहीं, ये हमें डिस्कस करना है। तो उसके लिए ये जो तीनों गैसेस हैं, सैम्पल्स दे रखे हैं इनके कंटेनर्स के अंदर, उसके ऊपर आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई कर देंगे, PV = nRT। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स अगर हमें निकालने हो तो वो PV/RT के बराबर आ जाते हैं। अब तीनों केसेस में प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर की वैल्यू सेम है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी सेम रहेगा ऑफकोर्स हर बार रिजल्ट में। तो नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू आएगी सेम फॉर ऑल वेसल्स। तीनों वेसल्स में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस सेम है। अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हो तो नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो भी सेम आएगा। चूँकि नंबर ऑफ मोल्स ऑलरेडी सेम है, एवोगैड्रोस नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 भी तीनों केसेस में सेम हम सब्सटीट्यूट करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम आ जाएंगे। आगे, इज द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल सेम इन द 3 केसेस। अब तीनों केसेस में हमें रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। VRMS का रिजल्ट देख लेते हैं, ये होता है रूट के अंदर 3RT/m। अब इस बार क्या होगा, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 3 की टर्म और टेम्परेचर की वैल्यू तीनों केसेस में सेम है। टेम्परेचर एज पर द प्रॉब्लम सेम दे रखा है, बट डिनोमिनेटर में जो मोलर मास की टर्म है ये तीनों केसेस में अलग आएगी। और आप देख सकते हैं VRMS की वैल्यू जो है वो 1/रूट मोलर मास के प्रोपोर्शनल है। तो मोलर मास जितना कम होगा VRMS की वैल्यू उतनी ज़्यादा आएगी। तो जो लाइटेस्ट गैस है, लाइटेस्ट का मतलब यहाँ पर मैं एक इंडिविजुअल गैस के मॉलिक्यूल के मास को कंपेयर कर रहा हूँ। तो नियॉन जो है दैट इज़ द लाइटेस्ट गैस, उसके मॉलिक्यूल सबसे लाइट होते हैं। तो यहाँ पर दिस इज़ दी लाइटेस्ट, और इस केस में VRMS की वैल्यू लार्जेस्ट आएगी। इसके कंपैरिजन में आप देखेंगे UF6 जो है उसके मॉलिक्यूल्स दे विल बी दी हैवीएस्ट, अराउंड 352 ग्राम्स पर मोल मोलर मास होता है इसका, जबकि क्लोरीन के केस में 71 आ जाएगा। तो UF6 के केस में हैवीएस्ट है तो VRMS की वैल्यू उस केस में स्मॉलेस्ट आएगी। तो यही हमें डिस्कस करना था, दीज वर दी करेक्ट आंसर्स। एट व्हाट टेम्परेचर, टेम्परेचर की वैल्यू हमें सॉल्व करनी है। Is the root mean square speed of an atom in an argon gas cylinder equal to the RMS speed of helium gas atom at -20°C? तो हमें टेम्परेचर निकालना है आर्गन गैस के सिलेंडर का। तो आर्गन गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर T आर्गन हमें सॉल्व करना है, और कंडीशन ये दे रखी है कि VRMS की वैल्यू इस सैंपल के लिए इज़ इक्वल टू VRMS ऑफ अनदर सैंपल। अब उसको किससे इक्वेट किया है, हीलियम गैस के सैंपल के साथ, जहाँ पर हीलियम गैस का टेम्परेचर -20°C दे रखा है। T हीलियम इज गिवन एज -20°C, और इसको केल्विन में हम कन्वर्ट कर लेंगे 273 ऐड करके, तो 253 केल्विन ये टेम्परेचर आ जाएगा। तो VRMS का फॉर्मूला देख लेते हैं और उसको दोनों गैसेस के सैंपल के लिए अप्लाई कर देंगे। VRMS का रिजल्ट होता है दिस इज इक्वल टू रूट के अंदर 3RT/m। इसमें R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, SI यूनिट्स में 8.314 जूल पर मोल केल्विन वैल्यू डालेंगे, टेम्परेचर हमें केल्विन में एक्सप्रेस करना है, और डिनोमिनेटर में मोलर मास गैस का आ जाएगा। मोलर मास में भी ध्यान रखेंगे, अगर आप VRMS मीटर्स पर सेकेंड SI यूनिट में निकालना चाहते हैं तो मोलर मास को किलोग्राम्स पर मोल में एक्सप्रेस करेंगे। तो एटॉमिक मास आर्गन का दे रखा है, तो मोलर मास आ जाएगा 39.9 ग्राम्स पर मोल। केमिस्ट्री में हम ग्राम्स पर मोल ही यूजुअली यूज़ करते थे, न्यूमेरिकल में SI यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये 10⁻³ का फैक्टर भी साथ में आ जाएगा, एंड यूनिट विल बी किलोग्राम्स पर मोल।
सिमिलरली मोलर मास हीलियम का जो है वो हम यूज़ करेंगे। अगर एक एटम का मास 4u है तो एक मोल का मास हो जाएगा 4 × 10⁻³ kg। तो 4 × 10⁻³ kg पर मोल हो गया मोलर मास। तो अब दोनों गैसेस के लिए ये VRMS की वैल्यू को इक्वेट करना है, तो इस पर्टिकुलर फार्मूला का डेटा को हम पुट करके इक्वेट कर देंगे। तो यहाँ पर एक तरफ रूट के अंदर 3R टेम्परेचर आर्गन गैस का लेंगे और नीचे मोलर मास आर्गन गैस का लेंगे। दूसरी तरफ रूट के अंदर 3R टेम्परेचर हीलियम गैस के सैंपल है, डिनोमिनेटर में m ऑफ हीलियम गैस। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये रूट की टर्म हट जाएगी, 3 और R की टर्म भी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगी। टेम्परेचर आर्गन अपॉन मोलर मास आर्गन इज इक्वल टू टेम्परेचर हीलियम अपॉन मोलर मास हीलियम। तो T आर्गन की वैल्यू हमारे पास अब आ जाएगी T हीलियम अपॉन मोलर मास ऑफ हीलियम मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ आर्गन के बराबर। आगे वैल्यूज़ पुट करनी है, वो लास्ट स्टेप में मैं पुट कर रहा हूँ। हीलियम का टेम्परेचर 253 केल्विन, मोलर मास ऑफ आर्गन 39.9 × 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। डिनोमिनेटर में मोलर मास ऑफ हीलियम 4 × 10⁻³ किलोग्राम पर मोल। ये कैलकुलेशंस फर्दर आप कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 2523.675 केल्विन के बराबर, जिसको 2.52 × 10⁻³ केल्विन भी हम लिख सकते हैं। इसमें मैंने थोड़ी सी राउंडिंग ऑफ कर दी है, यहाँ पर 252 की तक की टर्म मैंने रखी है, आगे की टर्म्स को मैंने राउंड ऑफ कर दिया। डेसिमल को अगर मैं 3 प्लेसेस लेफ्ट में लेके गया हूँ, 2523 के बाद डेसिमल था, फिर मैंने उसको 2.5 कर दिया है, तो 10⁻³ का फैक्टर साथ में आ जाएगा। तो ये आर्गन गैस के सैंपल का टेम्परेचर है। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर आर्गन गैस के मॉलिक्यूल्स की जो RMS स्पीड है वो हीलियम की RMS स्पीड के मैच कर जाएगी, विच वॉज गिवन एट -20°C। दिस वॉज द करेक्ट आंसर। Estimate the mean free path and collision frequency of a nitrogen molecule in a cylinder containing nitrogen at 2 atm and temperature 17°C। तो यहाँ पर नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल डिस्कस करना है हमें। कंटेनर में प्रेशर जो है वो 2 atm के बराबर बताया गया है। SI यूनिट्स में इसको कन्वर्ट कर लेंगे, 2 × 1.013 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। टेम्परेचर जो है वो 17°C है, 273 की टर्म ऐड करेंगे 290 केल्विन ये टेम्परेचर हो जाएगा। इसमें मीन फ्री पाथ की वैल्यू हमें बतानी है, लैम्डा की वैल्यू, और कोलिजन फ्रीक्वेंसी की वैल्यू भी हमें सॉल्व करनी है। तो सभी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक बार पहले रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पर लैम्डा की टर्म जो आएगी दैट इज़ इक्वल टू 1/√2 n/t²। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं यहाँ पर ध्यान रखना है। ये d की टर्म जो है ये मॉलिक्यूल का डायमीटर हमें लेना है। आगे आप डेटा देखेंगे तो रेडियस ऑफ अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल इज़ गिवन एज 1 एंगस्ट्रम। तो वो डेटा भी नोट कर लेते हैं। रेडियस की वैल्यू अगर 1 एंगस्ट्रम दे रखी है तो डायमीटर की वैल्यू 2 एंगस्ट्रम हो जाएगी, और SI यूनिट्स में 2 × 10⁻10 मीटर्स इसको हम लिख देंगे। तो उसके अलावा फॉर्मूला में स्मॉल n की टर्म जो थी इसमें थोड़ा ध्यान देना होता है। दिस इज़ नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, इसका मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो स्मॉल n की टर्म कैसे आती है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को टोटल वॉल्यूम से हम डिवाइड कर देते हैं। और टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे आते हैं, नंबर ऑफ मोल्स म्यू को एवोगैड्रोस नंबर से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर यूजुअली केमिस्ट्री में और इस टॉपिक में भी नंबर ऑफ मोल्स के लिए कई बार हम सिंबल स्मॉल n का यूज़ कर लेते हैं, तो कन्फ्यूजन ना हो इसलिए यहाँ पर म्यू का जो सिंबल है वो मैं नंबर ऑफ मोल्स के लिए यूज़ कर रहा हूँ, और स्मॉल n जो है वो नंबर डेंसिटी को डिनोट करता है। तो यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन को हम यूज़ करेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो म्यू Na/V आ जाता है। उसके साथ साथ PV = nRT का जो फॉर्मूला है वो भी हमें यूज़ करना होता है। सॉरी, इसमें n की जगह अब हम सिंबल यूज़ करेंगे म्यू, क्योंकि स्मॉल n जो है वो मैं एक अलग क्वांटिटी के लिए यूज़ कर रहा हूँ। वॉल्यूम की टर्म म्यू के नीचे ले जाते हैं तो μ/V की टर्म आ जाएगी P/RT के बराबर, और इस दोनों तरफ अगर एवोगैड्रोस नंबर को हम ले आएँ तो μNa/V की टर्म आ जाएगी PNA/RT के बराबर। ये हो गया हमारी नंबर डेंसिटी का फॉर्मूला। और Na/R जो है ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो डिनोमिनेटर में मैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को लिख दूंगा। R को एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड कर दें तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट आ जाता है। तो इन टर्म्स को भी हम अगर सब्स्टिट्यूट कर दें अपने फार्मूला में, क्योंकि हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डायरेक्टली नंबर डेंसिटी नहीं दे रखी थी, तो लैम्डा का दूसरा रिजल्ट जो आएगा उसमें स्मॉल n की जगह P/KT की टर्म हम डाल देंगे। तो डिनोमिनेटर में n की टर्म है
तो √2 के साथ प्रेशर की टर्म आ जाएगी, पाई डी स्क्वायर की टर्म ऐसे ही रहने देते हैं, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर की टर्म फर्दर न्यूमरेटर में चली जाएगी। तो ये पर्टिकुलर रिजल्ट जो अभी मैंने डिस्कस किया है इसको हम यूज़ कर सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। अदरवाइज जनरल रिजल्ट्स बाकी सब मैंने ऊपर लिख दिए हैं। तो ये जो टर्म आएगी लैम्डा की, इसके साथ साथ हमें एक और इम्पॉर्टेंट टर्म निकालनी है VRMS, रूट मीन स्क्वायर स्पीड की वैल्यू, वो होती है √3RT/M। यहाँ पर R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होगा, T टेम्परेचर और M विल बी द मोलर मास ऑफ द गैस। सभी को ऐसे यूनिट्स में हम पुट करेंगे। अगर ये दोनों टर्म आती हैं तो इसकी हेल्प से हम जो कंसेक्यूटिव कोलिजन्स के बीच में जो टाइम फ्रीली मूव करता है, जिसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं मॉलिक्यूल का, टाउ, उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो पाथ है, मीन फ्री पाथ को VRMS से डिवाइड कर देंगे तो रिलैक्सेशन टाइम आ जाता है। ये भी रिजल्ट हमें यूज़ करना है। अगर इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। दो कोलिजन्स के बीच में कितना टाइम है वो हमें दे ही रखा है, तो पर सेकंड कितने कोलिजन्स हो रहे हैं उसके लिए उसका रेसिप्रोकल हमें लेना होगा। इसके साथ साथ यहाँ पर एक कोलिजन टाइम की भी बात की गई है। तो दो टाइम होते हैं, बड़े ध्यान से आपको फॉलो करना है। एक तो है टाइम द मॉलिक्यूल मूव्स फ्रीली बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। दो कोलिजन होने के बीच में जिस टाइम तक मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करता है वो हमने अभी डिस्कस किया है टाउ के फॉर्म में। और कोलिजन के दौरान कितना टाइम लगता है वो हमें अलग एक रिजल्ट डिस्कस करना है। उसका फॉर्मूला भी यहाँ लिख लेते हैं। उसके लिए सिंबल कैपिटल T मैं यूज़ कर लूँगा। तो कैपिटल T में हम डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय VRMS का रिजल्ट यूज़ कर सकते हैं। इतने टाइम में कोलिजन होता है और उसके बाद बाकी टाइम फिर वो फ्रीली मूव करता है, फिर एक और कोलिजन होता है उस टाइम में, एंड सो ऑन। तो ये सभी रिजल्ट्स मैंने पहले नोट कर दिए हैं इस क्वेश्चन में, फिर हम वैल्यूज़ पुट करके बाकी का डेटा सॉल्व कर सकते हैं। तो मीन फ्री पाथ से हमारा डिस्कशन शुरू हुआ था। सबसे पहले वही वैल्यूज़ हम निकालेंगे। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू 1.38 × 10⁻23, टेम्परेचर की वैल्यू 290 केल्विन। सभी ऐसे यूनिट्स में डेटा को लेना है। नीचे √2 की टर्म, प्रेशर जो है वो है 2 × 1.013 × 10⁵। फर्दर पाई की टर्म है 3.14 और डी का स्क्वायर लेना है। यहाँ पर डायमीटर 2 × 10⁻10 मीटर था, उसका स्क्वायर ले लेंगे 4 × 10⁻20। आगे ये कैलकुलेशंस आप करके देख लेंगे। सभी टर्म्स को एक साथ सॉल्व करके फिर 10 की पावर्स को आप साइड में एनालाइज कर सकते हैं। ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 1.1 × 10⁻7 मीटर्स के बराबर। तो पहले मीन फ्री पाथ की वैल्यू आ जाएगी, उसके बाद VRMS की वैल्यू भी हम निकालेंगे इसी तरीके से। VRMS की वैल्यूज़ में रूट के अंदर 3 × 8.314 इंटू टेम्परेचर 290 और डिनोमिनेटर में मोलर मास ऐसा ही यूनिट्स में लिखेंगे। हमें नाइट्रोजन दे रखी है तो N2 गैस का मोलर मास होता है 28 × 10⁻³ किलोग्राम्स पर मोल। यूजुअली 28 ग्राम्स पर मोल हम लिखते थे केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में। यहाँ पर ऐसा ही यूनिट्स में कैलकुलेशन करनी है तो यहाँ गलती होने का चांस रहता है। तो ये चीज़ आप पुट करके सॉल्व करेंगे। रूट के अंदर जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 258,325.857। बहुत लेंदी कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर से सभी वैल्यूज़ करके आप चेक कर सकते हैं। आपका आंसर आ जाएगा 508 मीटर्स पर सेकेंड के बराबर। तो लैम्डा और VRMS आ गए हैं। अगर मैं इन दोनों टर्म्स का रेशो ले लूँ तो टाउ आ जाएगा मेरे पास, मीन फ्री पाथ डिवाइडेड बाय VRMS। ये वैल्यू आ जाएगी 1.1 × 10⁻7 डिवाइडेड बाय 508। तो ये कैलकुलेशन करेंगे, ये रिजल्ट आएगा 2.18 × 10⁻10 सेकेंड्स। इसके साथ साथ इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, वो 1/τ हम ले लेते हैं। ये हो जाएगा 1/2.18 × 10⁻10। ये वैल्यू आएगी 4.58 × 10⁻9 के बराबर। 10⁻10 की टर्म ऊपर जाकर 10⁻+10 बन जाएगी। उसमें से 10⁻9 को अलग ले लेंगे और एक 10 की टर्म को अलग ले लेंगे। जो बची हुई 10 की टर्म थी उसको 2.18 से डिवाइड करके ये 4.58 की वैल्यू आप देख सकते हैं। साथ में 10⁻9 थी हमारे पास, तो ये पर सेकंड वैल्यू आ रही है। तो हर्ट्स का सिंबल या पर सेकंड की टर्म हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ लास्ट में हमें बचा कोलिजन टाइम का कैलकुलेशन, और उसको फ्रीली जो मूव कर रहा है मॉलिक्यूल बिटवीन टू कोलिजन उसके टाइम से कंपेयर करके बताना था। तो टाउ की वैल्यू तो हम निकाल ही चुके हैं, दो कोलिजन्स के बीच में कितनी देर तक फ्रीली मॉलिक्यूल मूव करता है। अब टाइम ऑफ कोलिजन भी निकाल लेते हैं, कितनी देर में कोलिजन कंडक्ट होगा। तो उसके लिए डी की वैल्यू डालेंगे 2 × 10⁻10 मीटर डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय VRMS की वैल्यू 508 हम सॉल्व कर चुके हैं। ये वैल्यू भी हम चेक कर सकते हैं। इसकी जो रिज़ल्ट की वैल्यू आएगी
दैट विल बी 3.96 इंटू 10⁻⁻13 सेकेंड्स। तो ये सारे रिजल्ट्स हमने निकाल लिए हैं। कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं तो कोलिजन हो रहा है 3.96 इंटू 10⁻⁻13 सेकेंड्स में, और दो कोलिजन्स के बीच में फ्रीली मॉलिक्यूल मूव कर रहा है 2.18 इंटू 10⁻10 सेकेंड्स। तो आप देख सकते हैं ज़्यादा टाइम तक मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करता है और बहुत स्मॉल टाइम में उसका कोलिजन कंडक्ट हो जाता है। आप देखें 10⁻10 की टर्म 10⁻13 से काफ़ी बड़ी है। अगर ये रेशो हम साइड में सॉल्व कर लें तो वो हमारा लास्ट पार्ट हो जाएगा आंसर का। इसमें जो टाउ की टर्म थी उसको कोलिजन टाइम टी से कंपेयर करना है। तो 2.18 इंटू 10⁻10 डिवाइडेड बाय 3.96 इंटू 10⁻13। तो ये कैलकुलेशंस आप करके देख लेंगे, नियर अबाउट आपकी वैल्यू 550 के बराबर आ जाएगी। तो कोलिजन जितने टाइम में हो रहा है उसके कंपैरिजन में 550 टाइम्स ज़्यादा टाइम तक मॉलिक्यूल फ्रीली मूव करता है। ये इस प्रॉब्लम से हमने डिस्कस किया है एंड दीज वर ऑल द करेक्ट आंसर्स। A meter long narrow bore held horizontally and closed at one end contains a 76 centimeter long mercury thread which traps 15 centimeter column of air। तो यहाँ पर एक मीटर लंबा नैरो बोर हमें दिया हुआ है। वी कैन कंसिडर दिस एज अ नैरो ट्यूब। तो 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब को हम डिस्कस करेंगे। तो रेफरेंस के लिए सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर एक ट्यूब मैंने बनाई है जिसमें एक एंड क्लोज्ड है और एक एंड ओपन है। तो इस ट्यूब के अंदर 76 सेंटीमीटर लॉन्ग मरकरी का थ्रेड है जिसकी वजह से 15 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ एयर ट्रैप हो गया है। तो ट्रैप होने का मतलब यहाँ पर आप देखेंगे क्लोज्ड एंड जो है वहाँ पर कुछ एयर है और वो जो एयर का कॉलम ट्रैप हुआ है वो 15 सेंटीमीटर है। तो ट्रैप कैसे हुआ? मरकरी की वजह से। तो 15 सेंटीमीटर एंड से जो है वहाँ से मरकरी शुरू हो जाएगी और मरकरी की लेंथ है 76 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एयर के कॉलम के बाद मैं मरकरी को ड्रॉ कर रहा हूँ। एयर का कॉलम था 15 सेंटीमीटर जो ट्रैप हुआ था, उसके अलावा मरकरी यहाँ पर आ गई 76 सेंटीमीटर। दोनों टर्म्स को ऐड करेंगे आप देखेंगे 91 सेंटीमीटर आ रहे हैं। तो ओपन एंड पे बचा हुआ पार्ट जो है वहाँ पर 9 सेंटीमीटर फिर से एयर आ जाती है विच इज़ एक्सपोज टू दी एटमॉस्फेयर। तो ये जो पहली स्टेटमेंट है अब आप इसको दोबारा रीड कर सकते हैं यूजिंग दिस डायग्राम। मीटर लॉन्ग नैरो बोर, टोटल 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब हमें दे रखी है 100 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसका एक एंड क्लोज्ड है, उसके अंदर 76 सेंटीमीटर मरकरी का थ्रेड है जिसकी वजह से 15 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ एयर ट्रैप हुआ है नियर द क्लोज्ड एंड। आगे डिस्कस करते हैं व्हाट हैपन्स इफ द ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली विद द ओपन एंड एट द बॉटम। तो इस ट्यूब को अगर हम पहले हॉरिजॉन्टली हमें दे रखी थी, इसको हम वर्टिकली उल्टा कर देते हैं ओपन एंड नीचे की तरफ, तो क्या होगा? तो ट्यूब को पहले बना लेते हैं जिसमें डायग्राम में ओपन एंड नीचे की तरफ आएगा। तो आप नोट करेंगे मरकरी का कॉलम जो है वो नीचे की तरफ स्लिप करने लगेगा टिल इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड। तो मान लेते हैं कुछ अमाउंट मरकरी की जो है वो नीचे गिर जाएगी, दैट अमाउंट ऑफ मरकरी विल बी लॉस्ट। उसके अलावा बची हुई मरकरी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, उसके ऊपर ये एयर कॉलम ट्रैप्ड रहेगा और नीचे ऑफ कोर्स मरकरी विल बी एक्सपोज टू दी एटमॉस्फेयर। तो यहाँ नीचे वाले पार्ट में मरकरी बना लेते हैं और इसको मैं अलग से शेड करके दिखा देता हूँ मरकरी के पार्ट को। तो पहले टोटल 76 सेंटीमीटर मरकरी का थ्रेड था, उसमें से कुछ अमाउंट मान लेते हैं लूज़ हो गया। तो बचा हुआ पार्ट जो है वो हो जाएगा हमारा 76 माइनस एच। तो एच क्या हो गया? दिस इज़ द लेंथ ऑफ मरकरी थ्रेड विच इज़ लॉस्ट, जो नीचे गिर गया है, जो लूज़ हो गया है, जो अब फाइनली ट्यूब में नहीं है। तो एच लेंथ अगर लूज़ हो गई है तो बचा हुआ मरकरी हो जाएगा 76 माइनस एच। उसके ऊपर शुरू में जो एयर ट्रैप्ड है वो रहेगी, लेकिन उस एयर कॉलम की लेंथ अब चेंज हो जाएगी। तो इनिशियली एयर कॉलम जो था वहाँ पर प्रेशर मैं P1 ले लेता हूँ और लेंथ जो है वो 15 सेंटीमीटर उस कॉलम की थी, उसको L1 ले लेते हैं और बाद में एयर जो है उसका प्रेशर P2 ले लेंगे और उसके कॉलम की लेंथ L2 हम ले सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि इस प्रोसेस में टेम्परेचर के चेंज को हम नेग्लेक्ट कर देंगे। तो एयर का जो कॉलम है यहाँ पर ट्रैप्ड है, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एयर हमें दे रखी है। अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट मान लें तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 की कंडीशन हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 की कंडीशन हमें अप्लाई करनी है।
उसके साथ साथ यहाँ पर मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, अदरवाइज प्रॉब्लम को सॉल्व करने में दिक्कत आएगी। और इसके अलावा यहाँ पर हम P1 की वैल्यू को भी सॉल्व कर सकते हैं। जब ट्यूब हॉरिजॉन्टल थी तो बीच में मरकरी का कॉलम जो था वो इक्विलिब्रियम में था। मरकरी के कॉलम में राइट में एयर है जो कि जिसके प्रेशर की वजह से लेफ्ट की तरफ फोर्स लगेगी। बेसिकली एयर के प्रेशर का मतलब है एयर के मॉलिक्यूल्स मरकरी के सरफेस को स्ट्राइक करेंगे और उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएंगे। मरकरी का जो लेफ्ट पार्ट है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर एक्सपोज्ड है, तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर एक्सपोज्ड है, तो बाहर से जो एटमॉस्फेरिक एयर है वो भी इसको राइट की तरफ पुश करेगी एंड इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। तो लेफ्ट की तरफ जो प्रेशर है जो कि राइट की तरफ फोर्स लगा रहा है मरकरी के कॉलम के ऊपर, उसकी वैल्यू P के बराबर हो जाएगी। और चूंकि मरकरी इक्विलिब्रियम में है तो राइट और लेफ्ट दोनों की तरफ से जो फोर्सेस लग रही हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी। यूनिफॉर्म ट्यूब हम मानेंगे जिसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों तरफ कांस्टेंट रहेगा। 3D में अगर आप विजुलाइज करेंगे तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इस ट्यूब का आप विजुलाइज कर सकते हैं। मैं साइड व्यू बना रखा था जिसमें 2 डायमेंशंस दिख रही थी, 3D में सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इस ट्यूब का आप ले सकते हैं। तो इससे हम देखते हैं कि प्रेशर P1 जो था दैट वाज इक्वल टू P को भी मरकरी का कॉलम दे रखा है तो मरकरी की लेंथ के फॉर्म में 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी हम बता सकते हैं। ठीक, 1 ATM विच इज़ 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको 76 सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी कॉलम से भी एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो P1 की वैल्यू सेंटीमीटर ऑफ मरकरी की फॉर्म में हमने सॉल्व कर ली है। बाद में भी इसी तरीके से मरकरी कॉलम का इक्विलिब्रियम हमें डिस्कस करना होगा। फाइनली हमने बोला था कि H लेंथ जो है वो लूज़ हो गई थी और बचा हुआ मरकरी वाज इन इक्विलिब्रियम। तो ये नीचे का पार्ट ओपन होने की बाद भी फर्दर मरकरी नीचे नहीं गिर रही है। क्यों? ऊपर की तरफ से एयर का प्रेशर P2 है तो एयर की वजह से कुछ फोर्स लगेगी। नीचे वाला एंड एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड है तो एटमॉस्फेरिक एयर जो है दैट विल ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। फाइनली इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। अब यहाँ पर वर्टिकल कॉलम दे रखा है तो P2 और P को हम बराबर नहीं कर सकते, उसमें मरकरी के वेट का इफेक्ट भी हमें लेना होगा। तो ऊपर का कॉलम जो फोर्स लगा रहा है P2, उसके साथ साथ ग्रेविटी की वजह से भी मरकरी के ऊपर फोर्स लगेगी। तो P2 और ग्रेविटी का इफेक्ट हमें ऐड करना होगा और उसको बैलेंस करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर का इफेक्ट। तो P की वैल्यू हो जाएगी जो ऊपर की तरफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से जो फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू हो जाएगी P2 प्लस ये जो मरकरी का कॉलम है इसके वेट का इफेक्ट उसकी हाइट की फॉर्म में हम डिस्कस कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने प्रेशर की यूनिट सेंटीमीटर ऑफ मरकरी ली थी, P2 की यूनिट भी सेंटीमीटर ऑफ मरकरी लेंगे, बाद में P की वैल्यू भी 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg लेंगे और यहाँ पर मरकरी का जो भी कॉलम है ना उसकी हाइट हम ऐड कर सकते हैं। तो मरकरी के वेट का इफेक्ट अगर आपको प्रेशर में लेना है तो मरकरी के कॉलम की हाइट को बाकी के प्रेशर से आप ऐड कर सकते हैं। बाकी के प्रेशर को भी मरकरी की हाइट की फॉर्म में ही उसकी यूनिट्स आपको यूज़ करनी है। तो यहाँ से दोनों तरफ 76 की टर्म कैंसिल हो जाएगी, P2 की वैल्यू आ जाएगी सिंपली H के बराबर। तो H जो अमाउंट ऑफ मरकरी लूज हुई थी वही P2 की वैल्यू बराबर आ गई है। P1 की वैल्यू 76 सेंटीमीटर्स ऑफ मरकरी हम लगा चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। अब P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 की कंडीशन जो है वो भी हम अप्लाई करके अपनी आगे की इक्वेशन बनाएंगे। P1 की वैल्यू एज डिस्कस 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी थी, तो दोनों तरफ P1 P2 की यूनिट सेम रखनी है। वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो क्रॉस सेक्शनल एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करना होगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया A इंटू लेंथ की वैल्यू L1 हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। दूसरी तरफ P2 की वैल्यू H की फॉर्म में आ गई है और नई वॉल्यूम जो आएगी उसकी भी बात कर लेते हैं। नई वॉल्यूम की कैलकुलेशन में यहाँ पर आप देखेंगे 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब हमें दे रखी थी, एयर कॉलम की लेंथ L2 हो गई है और बचे हुए पार्ट में जो मरकरी है उसकी लेंथ थी 76 माइनस H, तो ये टोटल लेंथ 100 सेंटीमीटर के बराबर हो जाती है। यहाँ मरकरी कॉलम की लेंथ सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं तो टोटल ट्यूब की लेंथ 100 सेंटीमीटर ले लेंगे, तो इससे L2 की वैल्यू भी हमारे पास आ जाएगी। L2 की वैल्यू के लिए 100 और ये जो टर्म है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे -76 प्लस H, तो L2 की वैल्यू आ जाती है 24 प्लस H के बराबर। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 की टर्म में प्रेशर 2 जो था वो तो H की वैल्यू के बराबर आ गया था और वॉल्यूम 2 को क्रॉस सेक्शनल एरिया A मल्टीप्लाइड बाय L2 हम कर देंगे। इसमें वैल्यूज डालते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया की टर्म दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगी। 76 इंटू L1 वॉज 15 सेंटीमीटर्स क्वेश्चन में दे रखा था, H इंटू L2 की जगह हम डाल देंगे 24 प्लस H। तो इतना पार्ट यहाँ पर हमारे पास आ गया है।
तो L2 की जो टर्म आई थी H की फॉर्म में, उसको हम सब्स्टिट्यूट करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेंगे। 76 इंटू 15 की टर्म आ जाएगी 1140। दूसरी तरफ 24h प्लस एच स्क्वायर हमारे पास है, तो एच स्क्वायर प्लस 24h माइनस 1140 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है। h के रूट्स निकालने हैं अब हमें। h की वैल्यू हो जाती है डिनोमिनेटर में 2 इंटू एच स्क्वायर का कोफिशिएंट आ जाएगा, न्यूमरेटर में h का कोफिशिएंट माइनस के साइन के साथ आएगा, प्लस माइनस का साइन, रूट के अंदर फिर से 24 का स्क्वायर और माइनस के साइन के साथ 4 इंटू ये 1 है और माइनस 1140, तो प्लस 4 इंटू 1140 की टर्म मैं लिख रहा हूँ। ये कैलकुलेशंस फर्दर आप करके चेक कर सकते हैं। आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा नियर अबाउट 23.8 सेंटीमीटर। 1140 इंटू 4 की टर्म हमें करनी होगी सबसे पहले 4560, उसमें 24 का स्क्वायर जो है वो हमें ऐड करना है। 4 4 16 96 48 6 7, ये 576 की टर्म ऐड हो जाएगी। ये अंडर रूट 5136 की वैल्यू हम सॉल्व कर सकते हैं। 70 का स्क्वायर जो है वो 4900 आता है और 80 का स्क्वायर जो है वो 6400 आता है। तो जब हम रूट 5136 करेंगे तो वो 70 के थोड़ा सा बड़ा आएगा। तो इसमें से h की टर्म आएगी -24 प्लस दूसरी जो माइनस वाला रूट आएगा उसको हम निगलेक्ट कर सकते हैं। पहली टर्म -24 है, दूसरी टर्म भी माइनस ले लेंगे तो h की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, जो पॉसिबल नहीं है। तो -24 प्लस रूट के अंदर की जो टर्म है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। नियर अबाउट 71.66 कुछ वैल्यू आ जाती है डिवाइडेड बाय 2। तो इसको फर्दर आप सॉल्व करेंगे, नियर अबाउट जो वैल्यू आएगी वो 23.8 आ जाएगी, जैसा कि मैंने शुरू में मेंशन किया था। तो यहाँ से h की वैल्यू हमने सॉल्व कर ली है। तो इससे मरकरी का जो कॉलम बचा हुआ है उसकी वैल्यू आ जाएगी 76 माइनस h का मतलब 76 माइनस 23.8, ये वैल्यू आती है 52.2 सेंटीमीटर के बराबर। तो 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब है जिसमें से लोअर हाफ में 52.2 सेंटीमीटर मरकरी रह गया है। पहले 76 सेंटीमीटर था, उसमें से कुछ फ्लो आउट कर जाएगा और उसके ऊपर एयर ट्रैप्ड थी और उस एयर के कॉलम की लेंथ अब रह गई है 100 माइनस जो भी मरकरी की टर्म थी। तो 100 माइनस 52.2 कर देंगे तो 47.8 सेंटीमीटर एयर का कॉलम रह जाएगा। तो प्रॉब्लम में यही पूछा गया था, व्हाट हैपन्स इफ द ट्यूब इज हेल्ड वर्टिकली विद द ओपन एंड एट द बॉटम। तो उसमें से कुछ अमाउंट ऑफ मरकरी लूज हो जाएगा और फाइनली जो 15 सेंटीमीटर का एयर कॉलम था वो 47.8 सेंटीमीटर का हो जाएगा और बची हुई ट्यूब में 52.2 सेंटीमीटर मरकरी रह जाएगी। दिस वाज द करेक्ट आंसर। From a certain apparatus, the diffusion rate of hydrogen has an average value of 28.7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन हाइड्रोजन गैस के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। RH2 की वैल्यू 28.7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड मैंने नोट कर लिए। द डिफ्यूजन ऑफ अनदर गैस अंडर द सेम कंडीशंस, तो सेम टेम्परेचर वगैरह की कंडीशंस हमें रखते हुए एक और गैस के लिए डिफ्यूजन का रेट मेजर करना है और उसकी वैल्यू आई है, इट इज़ मेजर टू हैव एन एवरेज रेट ऑफ 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो दूसरी गैस में नाम नहीं बताया कौन सी गैस है, तो इन जनरल RX करके लिख देता हूँ मैं। इसकी वैल्यू आ गई 7.2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। वी हैव टू आइडेंटिफाई द गैस। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात की गई है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हम डिस्कस करेंगे, जिसमें रेट जो है वो 1/रूट ऑफ मोलर मास के प्रोपोर्शनल होता है। RS प्रोपोर्शनल टू 1/रूट m। तो दो गैसेस को अगर सेम कंडीशंस में हम कंपेयर करते हैं तो दोनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन R1/R2 का रेशो हो जाएगा रूट के अंदर m2/m1। हिंट की तरह क्वेश्चन में भी ये रिजल्ट आपको दिया हुआ था, इसी को हमें अप्लाई करना है। तो इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं, रेट ऑफ हाइड्रोजन गैस डिवाइडेड बाय रेट ऑफ अननोन गैस जो है उनकी वैल्यूज़ हमें पुट करनी होंगी। दोनों के रेट सेम यूनिट्स में है, क्योंकि रेशो लेना है तो ऊपर नीचे यूनिट सेम होनी चाहिए। और इन वैल्यूज़ को हम रूट ऑफ मोलर मासेस से कंपेयर करेंगे। तो हाइड्रोजन गैस के रेट के सामने रूट के अंदर मोलर मास अननोन गैस का आएगा और डिनोमिनेटर में मोलर मास H2 गैस का आएगा। ये ध्यान रखना है, रेट जो है वो 1/रूट m के प्रोपोर्शनल होता है। तो RH2 मैंने लेफ्ट हैंड साइड न्यूमरेटर में लिया था, तो मोलर मास ऑफ H2 राइट हैंड साइड रूट के अंदर डिनोमिनेटर में आएगा। वैल्यूज़ पुट करना चालू करते हैं। यहाँ पर ये जो टर्म है 7.2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नियर अबाउट 28.8 आ जाता है। तो इस रेशो को अप्रॉक्सीमेटली 4 में ले रहा हूँ। दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, एक तरफ 16 आ जाएगा, दूसरी तरफ मोलर मास ऑफ X डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2।
यहाँ से मोलर मास ऑफ अननोन गैस x आ जाएगा 16 टाइम्स मोलर मास ऑफ H2। तो जिस भी यूनिट में मोलर मास ऑफ H2 डालेंगे उसका उसी यूनिट में मोलर मास अननोन गैस का आ जाएगा। मोलर मास H2 का डाल देते हैं, इट इज़ इक्वल टू 2 ग्राम्स पर मोल। तो अननोन गैस आ गई 32 ग्राम्स पर मोल। ये वैल्यू ऑक्सीजन गैस से मैच कर रही है। O2 गैस का मोलर मास भी 32 ग्राम्स पर मोल होता है। तो हमें यही करना था, वी हैड टू आइडेंटिफाई द गैस, द अननोन गैस वाज ऑक्सीजन एंड दिस वाज द करेक्ट आंसर। A gas in equilibrium has uniform density and pressure throughout its volume. This is strictly true only if there are no external influences. तो यहाँ पर एक डिस्कशन दिया गया है जो कि टेक्स्ट बुक में नहीं है, तो कुछ पार्ट ऑफ थ्योरी हमें इंट्रोड्यूस कराई जा रही है और उसी के बेसिस पे आगे प्रॉब्लम पूछी जाएगी। अ गैस कॉलम अंडर ग्रेविटी फॉर एग्जांपल डज नॉट हैव यूनिफॉर्म डेंसिटी एंड प्रेशर। तो अभी तक हम किसी भी कंटेनर में यूनिफॉर्म डेंसिटी गैस की एज्यूम करते थे, लेकिन अगर ग्रेविटी का इफेक्ट भी ले लिया जाए तो हम नोट करेंगे कि जो कंटेनर है उसके अंदर डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होगी। जैसे जैसे हम हाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से एनालाइज करेंगे, ग्राउंड से जैसे दूर जाएंगे तो डेंसिटी की वैल्यू कम हो जाती है। इनफैक्ट ये चीज़ हम आगे फर्दर नोट करते हैं कि जैसे जैसे हम हायर रीजन्स में जाते हैं, हायर ऑल्टीट्यूड पे, तो वहाँ पर एयर की जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द डेंसिटी नियर दी सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये जो डिपेंडेंस है इसको लॉ ऑफ एटमॉस्फेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाता है और वो एक रिजल्ट हमें बताया गया है। तो इसकी डेरिवेशन डिस्कस नहीं की गई है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए हमें बताया गया है कि N2 की वैल्यू N1 पे डिपेंड करती है। N2 इज़ द नंबर डेंसिटी, यानी कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम एट हाइट H2 एंड N1 इज़ द नंबर डेंसिटी एट हाइट H1। तो जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, H2 की वैल्यू H1 से मैं ज़्यादा दे रहा हूँ, तो अगर H2 हाइट पे नंबर डेंसिटी हमें चाहिए तो उसको H1 हाइट की नंबर डेंसिटी से हम कंपेयर करेंगे। N2 इज इक्वल टू N1 एक्सपोनेंशियल, मतलब e की पावर माइनस mgh2 माइनस h1 अपॉन kt। k जो है दैट इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, T टेम्परेचर है, केल्विन स्केल में इसको लेंगे। H2 माइनस H1 दोनों हाइट के जो लेवल्स हैं उनका डिफरेंस है। mg इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन वन पार्टिकल। तो आगे इस रिलेशन को हमें फर्दर एनालाइज करना है। N1 N2 की वैल्यू नंबर डेंसिटी के बराबर है एट हाइट H2 एंड H1, ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ। यूज दिस रिलेशन टू डिराइव द इक्वेशन फॉर सेडिमेंटेशन इक्विलिब्रियम ऑफ अ सस्पेंशन इन लिक्विड कॉलम। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करके सस्पेंशंस को एनालाइज करेंगे। तो हमें यहाँ पर एक कंटेनर दे रखा है जिसके अंदर एक लिक्विड है और इस लिक्विड के अंदर देर आर सम पार्टिकल्स सस्पेंडेड। तो ये जो मिक्सचर है इसको सस्पेंशन की फॉर्म में हम स्टडी कर रहे हैं। तो इस सस्पेंशन में अलग अलग हाइट पर जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं उनकी नंबर डेंसिटी अलग होगी और जो पहले हमने रिजल्ट पढ़ा था उसी को अप्लाई करके यहाँ पर उस रिजल्ट को अप्लाई करना है कि अगर ये लिक्विड का कॉलम है तो इसमें दो अलग अलग हाइट H1 और H2 पे पार्टिकल्स की, सस्पेंडेड पार्टिकल्स की नंबर डेंसिटी N1 और N2 का रिलेशन हमें निकालना है। तो ऊपर के फॉर्मूला को मैनिपुलेट करके नीचे की टर्म हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। ऊपर की टर्म में गैस पार्टिकल पे हम फोर्स mg ले रहे थे। एक गैस पार्टिकल अगर है तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg उसके ऊपर एक्ट करेगी। यहाँ पर अगर सेडिमेंट का पार्टिकल जो है वो सस्पेंडेड है किसी लिक्विड कॉलम में, तो बाइंड फोर्स को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये जो mg की फोर्स पहले फॉर्मूला में हम गैसेस पे अप्लाई कर रहे थे, सेडिमेंट सस्पेंडेड जो है उसके लिए हमें इस टर्म को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर नेट फोर्स को हम किस तरीके से स्टडी कर लेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स mg जो है उसको हम लिख देंगे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल इनटू g। और बाइंड फोर्स कैसे आएगी, यहाँ पर हमें वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड जो है उसके हिसाब से वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड निकालना होता है। तो ये पार्टिकल पूरी तरीके से दूसरा जो लिक्विड है उसके अंदर सबमर्ज्ड है, तो जो पार्टिकल की वॉल्यूम है उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस हो जाएगा और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो जाएगा रो डैश, ये है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, इनटू वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल इनटू जी। तो नेट फोर्स जो आ जाएगी वो आ जाएगी रो वी जी माइनस रो डैश वी जी। नीचे की तरफ जो नेट फोर्स हमने निकालने की कोशिश की है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स में से बाइंड फोर्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इस टर्म को mg की फॉर्म में हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पर रो और v और g की टर्म को कॉमन ले लेते हैं। तो रो वी जी को अगर मैं कॉमन ले लूँगा तो अंदर बचेगा 1 माइनस दूसरी टर्म में से बचेगा रो डैश अपॉन रो। दूसरी टर्म में आप नोट करोगे रो की टर्म थी नहीं,
तो उसको इंट्रोड्यूस करा देते हैं, ऊपर नीचे रो से मल्टीप्लाई कर देंगे सो दैट द टर्म रिमेन्स द सेम। अब अगर रो वी जी को दूसरी टर्म में से कॉमन निकालोगे तो रो डैश अपॉन रो बचेगा, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था। तो डेंसिटी ऑफ द पार्टिकल इंटू वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल, ये मास हो जाएगा, एम जी की टर्म कॉमन आ जाएगी। तो पुराना जो रिजल्ट था उसको पहले लिख रहा हूँ, N2 इज इक्वल टू N1 ई की पावर माइनस एम जी H2 माइनस H1 अपॉन बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के बी इंटू टी। इन टर्म्स को मैनिपुलेट करना चालू करते हैं। N2 इज इक्वल टू N1 की टर्म रिलेशन हमें निकालना है। mg की जगह ये जो नेट फोर्स आई है हमारे पास, इसको लिख देते हैं। तो mg की जगह मैं लिख दूंगा माइनस के साइन के बाद mg इंटू 1 माइनस रो डैश अपॉन रो। साथ में दोनों हाइट की डिफरेंसेस H2 माइनस H1 और KBT की टर्म को एज इट इज़ रहने देंगे। फर्दर ये जो रिजल्ट है ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा N1 की फॉर्म में, e की पावर माइनस mg को ऐसे ही रहने देंगे, नीचे रो की टर्म आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा रो माइनस रो डैश। 1 माइनस रो डैश बाय रो को मैंने कॉमन डिनोमिनेटर रो ले लिया है, तो पहली टर्म में भी रो आ जाएगा, रो माइनस रो डैश हो जाएगा। साथ में H2 माइनस H1 की टर्म एज इट इज़ है, और फर्दर टेम्परेचर की टर्म है, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जगह यहाँ पर आप देखेंगे हमें यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराना है। तो Kb जो होता है दैट कैन बी सब्सटीट्यूटेड एज R अपॉन एवोगैड्रोस नंबर। तो यहाँ पर T के साथ Kb की जगह R अपॉन Na में ले लूँगा, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको हम ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ से N2 की वैल्यू आ गई N1 e की पावर माइनस mg रो माइनस रो डैश इंटू H2 माइनस H1 इंटू एवोगैड्रोस नंबर Na, ये ऊपर ले आया मैं, और डिनोमिनेटर में हमारे पास बच गई रो RT की टर्म। अब आप जो क्वेश्चन में टर्म दे रखी है उससे कंपेयर कर सकते हैं। N2 इज इक्वल टू N1 e की पावर माइनस mg Na रो माइनस रो डैश H2 माइनस H1 अपॉन रो RT। तो जो रिजल्ट हमें शो करने को बताया गया था हमने उसको एग्जैक्टली शो कर दिया है। दिस वाज द रिक्वायर्ड डिस्कशन। Given below are densities of some solids and liquids. Give rough estimates of the size of their atoms. तो यहाँ पर कुछ डेटा हमें दिया हुआ है। कार्बन सॉलिड फॉर्म में देयर इज गोल्ड, लिक्विड नाइट्रोजन, लिथियम और लिक्विड फ्लोरीन की बात की जा रही है। इन सभी के एटॉमिक मासेस मेंशन किए गए हैं और इनकी डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब में मेंशन की हुई है। हमें इनका एटम का साइज एस्टिमेट करना है। तो स्फेरिकल एटम को कंसिडर करते हुए रेडियस की वैल्यू सभी केसेस में हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जो एजम्पशन है इंट के तौर पर दी हुई है, वी हैव टू अज्यूम द एटम्स टू बी टाइटली पैक्ड इन सॉलिड और लिक्विड फेज। बेसिकली एम्प्टी स्पेसेस कुछ भी मैं एज्यूम नहीं करूँगा। मैं मान के चलूँगा कि अगर टोटल मास जो है सैंपल का उसको टोटल वॉल्यूम से मैं डिवाइड कर दूँ तो यहाँ पर डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। एम्प्टी स्पेस की वॉल्यूम को मैं कंसिडर नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो टर्म है इसमें आप देखेंगे बहुत बेसिक सा फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। डेंसिटी की वैल्यू होती है मास अपॉन वॉल्यूम। तो रो की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, मास जो है वो हम एक एटम का ले लेंगे और एक एटम की वॉल्यूम को ले लेंगे स्फेरिकल एटम कंसिडर करते हुए 4/3 πr³। तो रेडियस ऑफ वन एटम ही हमें सॉल्व करना है। डेंसिटी की वैल्यूज़ हमें दे रखी हैं। अब यूनिट्स पे फोकस करते हैं। इसमें रो की जो यूनिट है SI यूनिट kg पर मीटर क्यूब में सारा डेटा हमें दे रखा है। तो एक एटम का मास जो है वो हम kg में एक्सप्रेस करेंगे और रेडियस को मीटर में एक्सप्रेस करेंगे, उसी से दोनों तरफ यूनिट सेम हो पाएंगी। तो ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। डेंसिटी तो ऑलरेडी डेंसिटी जो है वो ऑलरेडी kg पर मीटर क्यूब की फॉर्म में हमें दे रखी है सारी वैल्यूज़। तो m की टर्म को हमें kgs में एक्सप्रेस करना है। यहाँ पर उसको u की फॉर्म में दे रखा है। u का मतलब होता है यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट। तो 1 u इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये कन्वर्जन फैक्टर हमें ध्यान होना चाहिए। मूल कॉन्सेप्ट में काफ़ी डिटेल में हमने अप्लाई कर रखा है। तो यहाँ पर जो एक एटम के मासेस दे रखे हैं हमें u की यूनिट में, इन सभी टर्म्स में मैं 1.67 इंटू 10⁻⁻27 का फैक्टर लगाकर उसको kgs में एक्सप्रेस कर दूंगा। तो एक पार्ट में सॉल्व करके दिखा देता हूँ, बाकी सिंपल कैलकुलेशंस हैं। कैलकुलेटर से आप चेक करके बाकी डेटा को भी कंपेयर कर सकते हैं, आंसर्स मैच कर रहे हैं या नहीं। तो इसमें वॉल्यूम की टर्म को रीअरेंज कर लेते हैं। 4/3 πr³ को लेफ्ट हैंड साइड न्यूमरेटर में ले जाता हूँ और m/रो की टर्म राइट हैंड साइड आ जाएगी। फिर r³ की टर्म को अलग कर लेते हैं। तो 3 की टर्म m से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4π की टर्म नीचे रो से मल्टीप्लाई हो जाएगी। r की वैल्यू हो जाएगी 3m अपॉन 4π रो की टर्म का क्यूब रूट पावर 1/3। ये फार्मूला सभी 5 केसेस में हमें अप्लाई करना है और सभी 5 केसेस में फिर रेडियस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी।
तो फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करता हूँ, इसमें रेडियस 1 की वैल्यू कैसे आएगी। 3 इंटू मास की वैल्यू ध्यान रखेंगे केजी में डालनी है। 12.01 एक कार्बन जो एटम है उसका मास हम ले रहे हैं, इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27। तो m की टर्म जो है उसके ऊपर ये फैक्टर हमें रखना है। नीचे 4 की टर्म आएगी, पाई की टर्म 3.14 ले सकते हैं आप, और रो की वैल्यू पहले केस में हमें दे रखी है 2.22 kg पर मीटर क्यूब। ये कैलकुलेशंस करेंगे और इस पूरी टर्म का फिर हमें क्यूब रूट लेना होगा। इसमें आप नोट करेंगे कि ये 10 की पावर्स जो है उसमें आप ध्यान देंगे 10 की पावर 3 kg पर मीटर क्यूब यूनिट दे रखी है। तो अगर टेबल में वैल्यू 2.22 है, इसका मतलब है डेंसिटी इज 2.22 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो ये फैक्टर जो है ये हमने साथ में ले लिया है। ऊपर u की टर्म को kg में कन्वर्ट किया था तो उसका फैक्टर भी हमने कंसिडर किया था। तो 10 की पावर्स को अगर मिलाएंगे -27 और नीचे 3 जो है ऊपर आगे -3 हो जाता है तो -30 बन जाएगा। साथ में बाकी की टर्म्स को आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके चेक कर लेंगे, ये वैल्यूज़ अप्रॉक्सीमेटली 2.16 के बराबर आ जाएंगे और इस पूरी टर्म का हमें क्यूब रूट लेना है। तो 10 की पावर -30 का क्यूब रूट लेंगे, 10 की पावर -10 बचेगा। 2.16 का क्यूब रूट आप कैलकुलेटर से चेक कर सकते हैं, 1.29 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। सारी वैल्यूज़ ऐसे यूनिट में ली थी तो ये आंसर आया हमारा मीटर में। 10 की पावर -10 मीटर की टर्म को एंगस्ट्रम में भी लिख सकते हैं। तो पहले केस में रेडियस की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.29 एंगस्ट्रम के बराबर। अब यही काम बाकी केसेस में भी करना है। सभी केसेस में रो की वैल्यू जैसे सेकंड केस में 19.32 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब ले लेंगे और m की टर्म 197 इंटू 1.67 इंटू 10⁻27 kg ले लेंगे। फॉर्मूला 3m/4π रो का क्यूब रूट है वो बार बार अप्लाई करना है। तो जिस तरीके से पहले पार्ट में आंसर 1.29 एंगस्ट्रम आया था, दूसरे में आंसर आएगा 1.59 एंगस्ट्रम। नाइट्रोजन के जो एटम है उसको डिस्कस करेंगे 1.77 एंगस्ट्रम। फर्दर 1.73 एंगस्ट्रम लिथियम के केस में और 1.88 एंगस्ट्रम फ्लोरीन के केस में हमारे रिजल्ट्स आएंगे। एंड दीज वर दी करेक्ट एस्टिमेट्स।